Hello students, today we are going to teach about the difference between जंतु कोशिका एंड पादप कोशिका। जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है बेटा कि इससे पहले भी हम इसके डिफरेंस पढ़ चुके हैं। जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, यहीं पे पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका के अंदर प्लास्टिड नहीं होता, पादप कोशिका के अंदर होता है। गोल्जी उपकरण होता है और पादप कोशिका में भी होता है। इसको हम पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी को किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से। ठीक है। रसधानी नहीं होता, या फिर होगा भी तो बहुत स्मॉल या बहुत छोटा होगा, जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। इसमें रसधानी बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद एक विसरण और परासरण की प्रोसेस होती है। विसरण में क्या होता है? जब पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के ओर होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विसरण। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ठीक है। इस सांद्रता को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। ऊंचा हाई हो गया, निम्न लो हो गया, सांद्रता कंसंट्रेशन। जैसे CO2 और O2। आपने पता है, मैंने एल्वेलाई जो होती है किसके अंदर? लंग्स के अंदर, उसमें भी यही चीज़ होती है, उच्च सांद्रता से लो सांद्रता की हो। ठीक है। उसके बाद प्रोसेस आती है परासरण। परासरण क्या होता है? जीवों में अणुओं की गति जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे परासरण बोलते हैं। जब जल, मान लो हमारे पास 2 बॉक्स है, इसके अंदर इतना पानी है, इसके अंदर जल इतना है। ठीक है। जब जल के अणु इसमें जाएंगे, किसके द्वारा? ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। जब इसमें से जल इस वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा इस दूसरे बॉक्स में जा रहा है, B में, तो इसको हम बोलते हैं परासरण। ठीक है। इसमें जल के अणुओं की गति होगी, बस जिसकी मूवमेंट होगी वो जल है। ठीक है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली में कुछ पदार्थ तो आर पार जा भी सकते हैं और कुछ नहीं भी जा सकते। ठीक है। जल एक तरफ जा भी सकता है, मतलब कि हाई से लो की तरफ जा रहा है। प्रोसेस विसरणी हो रही है और इसके अंदर जल के अणु गति हो रही है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं परासरण। ठीक है। इसके और भी कौन कौन से? अल्परासरण दाब्य विलयन और संपरासरी दाब्य विलयन। ठीक है। उसके बाद आता है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। ये कोशिका की बाहरी परत होती है। ठीक है। और ये कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है और अंदर आने देती है, जिसको हम सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। कि भाई कुछ तो बाहर जा सकते हैं और कुछ ही अंदर आ सकते हैं। सारे ना तो बाहर जा सकते हैं, ना ही अंदर आ सकते हैं। दूसरी बात, ये सबसे बाहरी परत होती है। ये मैंने बताया कि कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी होगी और जंतु कोशिका के अंदर भी होगी। ठीक है। ये सबसे बाहरी परत होती है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है ये। ठीक है। बताया कि कुछ पदार्थ जा सकते हैं, कुछ पदार्थ नहीं जा सकते। यह लचीली भी होती है। ठीक है। और ये किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है इसके अंदर, और ये प्रोसेस किसके अंदर होती है? अमीबा के अंदर भी होते हैं, जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। हम एंडोसाइटोसिस क्या होती है? मान लो ये अमीबा है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ इसको फूड मिल गया, ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा इस टाइप में, इस फूड के चारों तरफ। ठीक है। और जैसे ही फूड अंदर आया, ये इस फूड को ट्रैप कर लेता है, यहाँ से बंद करके। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। दाओ। उसके बाद आती है कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। ये सिर्फ पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। कोशिका झिल्ली होती है, उसके बाहर की परत होती है ये। ठीक है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके अंदर लिग्निन नाम का एक केमिकल भी पाया जाता है, जो इसको बहुत कठोर बनाता है। ठीक है। सेलुलोज क्या करता है? इसको संरचनात्मक दृढ़ता देती है। ठीक है। जीव द्रव्य कुंचन परासरण द्वारा जल की हानि होती है। ठीक है। मैंने बताया इसमें लिग्निन पाया जाता है, जो इसको दृढ़ बनाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? जीव द्रव्य कुंचन, जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या होता है? जब किसी पादप कोशिका, क्या होता है? जीव द्रव्य कुंचन। जब परासरण में क्या होता है कि जल की अणु की गति हो रही है। ठीक है। मान लो हमारी पादप कोशिका है, ये वाली पादप कोशिका, इसके अंदर जल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पे बाहर की साइड जल कम है। जब जल के अणुओं की गति जब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी परासरण की विधि के द्वारा, जब कोशिका के अंदर से जल बाहर आ जाएगा, तो ये, अब इसके अंदर जल बाहर आ गया तो ये
सिकुड़ जाएगी, संकुचित हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी प्लाज्मा झिल्ली के साथ ही। इसको हम बोलते हैं जीवद्रव्य कुंचन, और परासरण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑस्मोसिस। ठीक है, उसके बाद आता है केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, केंद्रक जो होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ठीक है, ये कोशिका के सेंटर में या फिर बीच में या फिर अंदर पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जो सिर्फ केंद्रक के अंदर ही पाए जाएंगे, और ये सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। ये क्रोमोसोम होंगे, ये सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। ठीक है, और केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके बाद आती है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के बाहर जो परत पाई जाती है उसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इसके इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर या बाहर कोशिका द्रव्य आ जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आती है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होती है, ये पदार्थ धागे की तरह संरचनाओं का एक जाल का पिंड बना होता है। मतलब कि ये धागे की तरह एक संरचना होती है जो कि केंद्रक के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, और जब भी कोशिका विभाजन होता है ना, तो ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है गुणसूत्र। ये सारी चीज़ें केंद्रक की ही बताई जा रही है। गुणसूत्र जिसको हम क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक छड़ाकार या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि केंद्रक के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और यह सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। जो गुणसूत्र होते हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं, इनके अंदर आनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक गुण क्या होते हैं कि तुम्हारे जो फादर या मदर है उनके जो कैरेक्टर है, जेनेटिकल कैरेक्टर है, आनुवांशिक कैरेक्टर है, वो तुम्हारे अंदर आ जाना। ठीक है, वो और जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे अंदर, डीएनए। ठीक है, डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए या तथा प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डीएनए अणु होता है वो कोशिका के निर्माण व संगठन में सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। किसके लिए, निर्माण और संगठन की, किसकी, कोशिका की। ठीक है, जो डीएनए होता है वो क्रियात्मक खंड होता है, मतलब कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का जो क्रिया करने वाला जो खंड है ना, उसको हम बोलते हैं जीन। मतलब कि डीएनए है, इसके सीक्वेंस होगी, कुछ सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, जीन, जो कि प्रोटीन वगैरह का बना हुआ होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारी सूचनाएं अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। ठीक है, जो भी कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन के रूप में विद्यमान रहता है। देखो, गुणसूत्र या फिर क्रोमेटिन तो हर एक कोशिका के अंदर होगी। ठीक है, अगर केंद्रक नहीं पाया जा रहा तो ये क्रोमेटिन हो सकता है केंद्रक के में ना रह के, जो कि एक कोशिका जीव है उनके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन तो सब में पाई जाएगी। क्रोमेटिन अगर फंक्शनल होगी तो क्रोमोसोम बन जाएगी, क्रोमोसोम होगा तो डीएनए अगर खोल दिया जाए तो उसका हम जो एक पार्ट होता है, खंड होता है क्रियात्मक, उसको हम जीन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, जब एक कोशिका से विभाजित होकर दो कोशिका बन जाए उसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन।